हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक का सातवां यूनिट का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के बारे में हम बात करेंगे। 8 नंबर का यूनिट है और 8 नंबर के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है उस बारे में बात करते हैं। राष्ट्रवाद से संबंधित वह विचारधारा है जिसके कारण व्यक्ति अपने राष्ट्रीय हित के आगे व्यक्तिगत स्वार्थों का समर्पण कर देता है। व्यक्ति राष्ट्रीय हित के लिए हमेशा अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहता है, एक अलौकिक भावना यह रहती है। तो राष्ट्रवाद के बारे में बिंदु ध्यान रखना है। राष्ट्रवाद में बाधाएं क्या क्या आती है उनके बारे में भाई बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद में बाधा का प्रमुख जो स्रोत है, उस राष्ट्र में उपस्थित विविधता है। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र में धर्म, जाति व संस्कृति में अगर भिन्नता होती है, तो फिर वहाँ पर राष्ट्रवाद में बाधाएं आएंगी। अगर कोई एक जाति अथवा धर्म का व्यक्ति अपने धर्म एवं जाति को अन्य में श्रेष्ठ समझे या समाज में एक अलगाव पैदा हो जाता है तब, तो ऐसे में फिर राष्ट्रवाद में बाधाएं आती हैं। धार्मिक कट्टरवाद, जातीय श्रेष्ठता, सांस्कृतिक उच्चता आदि कारण जो है वो राष्ट्रवाद को बाधित करते हैं। इस तरह से बिंदु ध्यान रखते हैं कि राष्ट्रवाद को बाधित करने वाले कारक, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में कुछ बिंदु यहाँ पर देखिए। पहला बिंदु देखिए, आतंकवाद उग्र राष्ट्रवाद का परिणाम है। एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति के एकीकृत सूत्र ने ही प्रगति के पथ में बाधाएं उत्पन्न की है। और दूसरा बिंदु है, राष्ट्रवादियों ने देशी जमीन में विदेशी प्रयोग को हमेशा असफल करने और खदेड़ने की कोशिश की है, जिससे देश का औद्योगिक विकास बाधित हुआ है। और तीसरा बिंदु है, राष्ट्रवाद की अवधारणा वैश्वीकरण के प्रगति पथ में बाधा बनी है। चौथा बिंदु है, राष्ट्रवादी सिंहलियों द्वारा तमिलों को हाशिए में खड़ा करने की कोशिश ने श्रीलंका को दशकों तक विकास से वंचित रखा है। तो ये कुछ बिंदु इस तरह से ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यालयों में सामाजिक व राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के क्या क्या कारण है उस बारे में। इसमें देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का शिक्षण हमारा केंद्र बिंदु है। और इस विषय के अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षक ऐसी सामाजिक योग्यताओं से अवगत होते हैं। कौन कौन सी योग्यताएं उन बारे में देखिए बात करते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सहिष्णुता आदि गुण किसी भी समाज के आधारभूत स्तंभ हैं, जिन्हें न केवल समझने की आवश्यकता है वरन उनका जीवन में अनुसरण भी अपेक्षित है। और दूसरा बिंदु है, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, संवैधानिक आदि कुछ ऐसे ही मूल्य हैं जिनकी उपयुक्त समझ जरूरी होती है और सभी को ये आपको अपनाना चाहिए। और अगला बिंदु है, सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन में शिक्षण के क्षेत्र में हम किसी सीमा व परिधि में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज व राज्य में घटित होने वाली सभी घटनाओं से अप्रभावित नहीं रह सकता है और कुछ ना कुछ प्रभाव उसके ऊपर पड़ता ही है। अगला बिंदु आता है, गतिशीलता, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षण के अध्ययन में भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को उचित स्थान दिया जाए, इस तरह से बिंदु ध्यान रखने हैं। और हमारे देश में सामाजिक व राजनीतिक जो जीवन है उसमें अध्ययन विषय उच्च प्राथमिक शाला स्तर का सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में पहले से चले आ रहे विषय नागरिक शास्त्र की जगह लेने वाला एक नया विषय है। इस तरह से ये बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। लोकतंत्र के निर्माण के बारे में प्रश्न आ सकता है। इसमें देखिए, मुख्य चरण कौन कौन से हैं। 4 चरण हैं। पहला चरण है, आधुनिक लोकतंत्र की कहानी लगभग 2 सदी पहले शुरू हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रथम बार जन विद्रोह द्वारा लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया गया। हालांकि इस क्रांति ने फ्रांस में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, किंतु फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा जगा दी थी। और दूसरा चरण क्या था, लोकतंत्र के विकास की यात्रा का दूसरा चरण हमें औपनिवेशवाद के अंत में दिखाई देता है, जब एशिया और अफ्रीका के अधिकांश जो देश हैं वो यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश कर रहे थे और एक लंबे संघर्ष के बाद औपनिवेशिक शासकों से आज़ादी प्राप्त उन्होंने करी। इस आज़ादी का अर्थ था अपना नेता स्वयं चुनने की प्रबल इच्छा। तीसरा चरण, लोकतंत्र की स्थापना में और अधिक तेजी में 1980 से 1990 के मध्य नजर आती है, जब पूर्वी यूरोप और लैटिन जो अमेरिका है उसके अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बहाली हुई। विशेष करके सोवियत जो संघ है उसके बिखराव के बाद में यह गति और भी तीव्र हो गई। तो ये तीसरा चरण हो गया। इसके बाद में चौथा चरण, लोकतंत्र के विकास की यात्रा के चौथे चरण में हम मध्य पूर्व के देशों में 2008 के बाद उठे विभिन्न आंदोलन से समझ सकते हैं कि जिसे हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। ट्यूनीशिया से शुरू इस आंदोलन से समझ सकते हैं कि जिसे हम एक साथ पूरे अरब जगत में लोकतंत्र के आंदोलन को फैला दिया है। इस तरह से बिंदु आगे। और लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सन 1947 में भारत ब्रिटिश राज से मुक्त हुआ तथा हमारे राजनेताओं ने सन 1950 में भारत में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करी। भारत में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के यह कयास लगाए जाने लगे कि यहाँ लोकतंत्र अधिक समय तक कायम नहीं रह सकता।
इन ख्वाहिशों के पीछे जो प्रमुख कारण था, वह भारत एक विविधता वाला देश था, अलग-अलग जातियाँ थी। यहाँ पर लोकतंत्र के सफल होने की संभावना नज़र आ रही थी, किंतु हमारे देश में स्वतंत्रता का आंदोलन इतनी विविधता के बावजूद भी सफल रहा। अतः स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस व्यवस्था को अपनाया और वर्तमान में भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में प्रमुख है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जैसे अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि। इसके साथ ही स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन एवं बिना भेदभाव के संपूर्ण देश की समावेशी शिक्षा की चुनौतियां भी सामने खड़ी थी और उनको भी संभालना था। इसके बाद में देखिए, लोकतंत्र की जो स्थापना है उसने ही राज्य को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया, जिसने व्यक्ति को गरिमामय जीवन प्रदान किया तथा आज हमारे देश में शिक्षा का अधिकार, महानरेगा, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा जैसे कानून लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करा रहे हैं। तानाशाही या सैन्य शासन जैसे कदम हमारे देश में नहीं उठाए गए हैं। ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के बारे में। इसमें देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आशय है कि विश्व एक परिवार के समान प्रतीत हो और इस विश्व के समस्त निवासी एक दूसरे के साथ में भाईचारे का व्यवहार करें। यह विश्व मैत्री पर आधारित है। यह भावना मानव कल्याण पर विशेष जोर देती है। इस भावना से यह आशा होती है कि हमें विश्व के समस्त राष्ट्रों व उनके रहने वालों के प्रति प्रेम, सहयोग व सहानुभूति के भाव रखने चाहिए। संपूर्ण विश्व 2 महायुद्धों की विभीषिका से गुजर चुका है और तीसरा युद्ध सिर पर है, अर्थात संभावित संकट से ग्रसित है। मानव जाति के अस्तित्व को खतरे से उबारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इस संबंध में रोमन रोनाल्ड का विचार है कि भयंकर विनाशकारी परिणाम वाले 2 विश्व युद्धों में कम से कम यह सिद्ध कर दिया है कि युद्ध व आक्रमणकारी राष्ट्रीयता से संकीर्ण संबंधों को तोड़कर के प्रेम, दया, सहानुभूति पर आधारित जो मानव संबंध है, उनका अगर हम विकास करेंगे तो मानव जाति के स्वतंत्र संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगला बिंदु आता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में भारत की क्या भूमिका रही। तो हमारे ऐतिहासिक व दार्शनिक विरासत में अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लक्षण मिलते हैं। हमारे यहाँ गांधी, नेहरू व टैगोर के चिंतन में भी अंतर्राष्ट्रीय के लक्षण मिलते हैं एवं इन्हीं की प्रभाव को हम स्वतंत्रता पश्चात निर्मित हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में देख सकते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव स्थापना की कटिबद्धता नजर आती है। भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव से ही परिचायक हैं। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आप जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के बारे में आप जानते हैं कि सभी सुखी रहें इस तरह से। और अगला यहाँ पर है औपनिवेशिक काल के बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए, धर्म सुधार आंदोलन एवं औद्योगिक जो क्रांति है उसके परिणाम स्वरूप यूरोपियन देशों से धर्म सुधारक और व्यापारी विश्व के अलग अलग देशों में पहुंचे। धर्म सुधारकों का उद्देश्य इन देशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। धर्म सुधारकों का जो उद्देश्य था वो था प्रचार प्रसार करना ईसाई धर्म का। वहीं यूरोपियन व्यापारियों का उद्देश्य था अपने व्यापार को बढ़ाना। भारत में व्यापार के लिए प्रारंभ में डच व पुर्तगाली आए और बाद में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज भी आए। इनके आपसी संघर्ष में अंग्रेज विजय हुए और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। इस तरह से भारत में आने को लेकर के स्वतंत्रता प्राप्त होने तक का समय औपनिवेशिक काल कहलाता है। इस तरह से अंग्रेजों को जो भारत में आए उससे लेकर के स्वतंत्रता तक का जो टाइम है वो औपनिवेशिक काल कहलाता है। इस दौरान भारत आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। औपनिवेशिक काल में भारतीयों की स्थिति गुलामों जैसी हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहाँ पर इस यूनिट में ध्यान रखने हैं। आई होप आपने ठीक तरीके से सारे बिंदुओं को समझा है। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आपकी पढ़ाई में इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दो दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।